जैसे ही काले शाह आमिल अपने सजदे से ऊपर उठा, उसने एक ज़ोरदार कोई एक जुमला बोला जो एक अजीबो गरीब ज़बान का था, जो मुरीद हुसैन को समझ नहीं आया। लेकिन उसी वक्त उसने आंख उठा के ऊपर देखा तो उसको हाथ से इशारा कर रहा था कि उठ जा। वो भी अपने सजदे से उठ गया और उसी लम्हे उसने उसको इशारा किया कि खून इस आग के अंदर डाल दो। उसने ऐसा ही किया, वो खून उठा के उस आग के अंदर डाल दिया और उसी वक्त उस खून से ऐसी आग भड़की जैसे पेट्रोल डाला गया हो, मट्टी का तेल डाला जाता है तो एकदम आग भड़कती है, तो ऐसे ही आग भड़क उठी। और उसके बाद उसने मुरीद हुसैन को इशारा किया कि तू अब सर्कल से निकल के बाहर जाके बैठ जा। और वो उसी सर्कल से निकल के बाहर जाके बैठ गया और वो फिर से पढ़ना शुरू हो गया। पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा। जब वो अपना अमल मुकम्मल कर चुका तो वह निकल के बाहर आ गया। खामोशी के साथ वो तीनों गाड़ी की तरफ गए, गाड़ी में बैठे डेरे पे पहुंच गए। वो सोने के लिए चला गया। मुरीद हुसैन खौफजदा था, कांप रहा था, अजीब सी उसकी हालत थी। वो भी सोने के लिए चला गया, लेकिन उसकी बड़ी मुश्किलों से उसको नींद आई। जो कुछ उसके सामने हुआ था वो बहुत डरा हुआ था। अनवर खान भी सोने के लिए चला गया और वो जब उठ के आया, मुरीद हुसैन से बोला कि रात सांप मंगवाया था, क्या किया? तो उसने बताया, खान साहब रात तो बहुत खौफनाक था। और उसने बताया कि एक ऐसा मंजर मैंने देखा कि मुझे रात को नींद नहीं आई। उसने कहा वो कैसे, क्या हुआ? उसने कहा वो सब तो ठीक था, लेकिन मेरे लिए सबसे खौफनाक मंजर ये था कि जिस वक्त मैंने खून अंदर डाला तो उसने कहा इस खून को उसके अंदर डाल दो। तो मैंने तो डाल दिया, लेकिन उससे पहले वो जो एक टुकड़ा उंगली के साइज का था जिसके अंदर सीख परोई गई थी, वो आग के ऊपर रख चुका था। वो उठा के उसने रख भी दिया था, मुझे नजर नहीं आया। और मैंने जब आग के अंदर वो खून डाला तो ऐसी आग भड़की कि मैं डर सा गया। और उसने मुझे इशारा किया बाहर बैठ जाओ, और मैं बाहर बैठ गया। और थोड़ी देर के बाद उसने मुझे फिर बुलाया था कि अंदर आओ। मैं डर गया। जब मैं अंदर गया तो वो सांप का गोश्त पक चुका था। उसने उसमें से थोड़ा सा पीस मुझे दिया कि इसको खाओ, और बाकी पीस वो खुद खा गया। सरदार साहब, मैं सांप नहीं खा सकता था, मेरे लिए बहुत मुश्किल था मैं सांप को खाऊं। आप सोच भी नहीं सकते कि मेरे दिल को कुछ हो गया। जब उसने मुझे कहा ना ये दिया, तो मैंने हाथ में ऐसे पकड़ लिया कि खाता हूं, और वो खाने में लग गया और पढ़ने में लग गया। मैं चुप करके, उसने मुझे इशारा किया था कि खाते हुए बाहर चले जाओ, मैं बाहर आ गया। लेकिन सरदार साहब मैंने नहीं खाया। सरदार साहब ने कहा ये क्या किया है तूने? उसको कहा, और वो उसका अमल था, ये तो गलत हो जाएगा। उसने कहा सरदार साहब मुझसे नहीं खाया गया। उसने कहा कहां किया है तूने? उसने कहा जी मेरी जेब में है। उसने कहा रुक, मुझे उससे बात करने दे, अगर ना खाया तो काम बहुत गलत हो जाएगा। अनवर खान उसके पास गया और उससे कहा क्या ये सांप का गोश्त खाना जरूरी है? तो उसने कहा आगे आपको भी खाना होगा। जो ये खाएगा वो हिस्सा ले सकेगा, जो नहीं खाएगा उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। अगर आप नहीं खाना चाहते तो याद रखिएगा आपको इसमें से हिस्सा नहीं मिलेगा। अनवर खान ने कहा मैं खाऊंगा, और वापस आया और उसने मुरीद हुसैन को कहा अगर तू नहीं खाना चाहता तो तेरी मर्जी है। उसने कहा अच्छा सरदार साहब, कोई नुकसान तो नहीं होगा? उसने कहा हाँ यही नुकसान है, तू भी अब इस सोने में हिस्सेदार है, लेकिन अगर तू नहीं खाएगा तो तुझे हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तू खा लेता है तो वो बता रहा है कि तुझे भी हिस्सा लाजमी देना पड़ेगा। लालच लालच होती है। मुरीद हुसैन जो अभी तक कराहत महसूस कर रहा था, जब उसने सुना कि मुझे भी हिस्सा मिलेगा तो कुछ देर सोचता रहा और बोलता है सरदार साहब मैं खा रहा हूं। उसने जेब से निकाला और जैसे कैसे रगड़ गया। अगली रात फिर से अमल शुरू हुआ और फिर से पूरा वही प्रोसीजर किया गया। दूसरा सांप वो लेके गए थे, उसी तरीके उसने सांप निकाला, उसी तरीके उसने उसको काटा, उसका खून निकाला, प्याले में डाला, और उसके बाद एक टुकड़ा उंगली के साइज़ का वहाँ पे उसको दे दिया जो उसने सीख में प्रो के ऊपर रख दिया। और उसके बाद फिर उसी तरह उसने उंगली लगा के उसको खुद अपनी ज़ुबान पे रखा, और उसके बाद अंगूठा डबो के और उसको माथे पे लगाया खोपड़ी के, और सारा अमल उसी तरह करता रहा। और फिर से टुकड़ा खाया और मुरीद हुसैन को दिया। मुरीद हुसैन ने भी टुकड़ा खा लिया। रोजाना इसी तरह होता रहा कि 11वां दिन आ गया। जब 11वां दिन हुआ तो उसने कहा
अनवर खान को अंदर बुला लो। आज उसने कहा 2 टुकड़े काटने हैं, उसके 3 टुकड़े काटने हैं, उस सांप के 3 टुकड़े काटने हैं, और 3 सीखें उसने मंगवाई थी पकाने के लिए। पूरा वही प्रोसीजर हुआ, लेकिन 11वें दिन का प्रोसीजर अनवर खान ने करना था। वो जो मुरीद हुसैन रोज बैठ के करता था 10 दिन तक, 11वें दिन अनवर खान ने वो सारा प्रोसीजर किया। उसी तरीके सांप को फोल्ड किया, काटा, ये वो सुन तो चुका था। मुरीद हुसैन उसको एक एक बात तफसील से बताता था, उसको तफसील से पता लग गया था, वो कर लिया उसने। और 3 जो टुकड़े काटे गए उंगली के साइज के, वो तीनों के लिए थे, और खोपड़ी पे उसी तरह निशान लगा दिया गया। 3 टुकड़े पका दिए गए, और एंड पे 1 टुकड़ा उसने काले शाह ने खुद खाया, और 2 टुकड़े उनको दे दिए, और उन दोनों को खाना पड़ा। पहले तो मुरीद हुसैन छोटा सा एक पीस खाता था, लेकिन आज उसको बड़ा पीस खाना था। उसके लिए फिर भी शायद मुश्किल ना था, वो आदी हो गया था खाते हुए। खान साहब के लिए, अनवर खान के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन मजबूरन थी, उसको लालच था, उसको खाना था, सो उसने खा लिया। और 18 दिन हो चुके थे, और उसने कहा कल से यहां आग नहीं जलेगी। एक सर्कल उसने लगा दिया कि इस सर्कल पे मैं बैठूंगा, आने का रास्ता होगा, इर्द गिर्द की खुदाई शुरू होगी। अब वो खोपड़ी उसने सामने रख दी, और उस खोपड़ी के साथ जो उसका ढांचा किसी और का था उसके सामने लिटा दिया, जैसे एक ढांचा लेटा था, खोपड़ी उसके ऊपर थी। और उसने कहा मेरी वो आग जो मैं जलाता हूं मेरे सामने रख दो, और ये जो खोपड़ी और ये ढांचा उसके आगे रख दो। और उसके बाद अब मुरीद हुसैन खुदाई करना शुरू हो गया। अनवर खान को कहा गया कि जब मैं आगे तुमसे कहूंगा तुम भी आके खुदाई करोगे, और एक टाइम आएगा मैं भी तुम्हारे साथ मिलके खुदाई करूंगा, हम तीनों को खुदाई करनी होगी। 3 दिन वो मुसलसल पढ़ता रहा, और वो जो ढांचा था उसी तरीके वो रखता, सजाता, उसके सामने खोपड़ी रखता, उसके आगे ढांचा रखता, पढ़ता, और पढ़ते पढ़ते वो जो एक सफूफ सा होता, पाउडर सा होता, उस खोपड़ी के ऊपर भी फेंकता, इधर आग में फेंकता, उधर खोपड़ी के ऊपर भी फेंकता। उसके बाद जब 21वां दिन हुआ, 3 दिन का ये अमल किया उसने खोपड़ी वाला, 21वें दिन को उसने कहा इस ढांचे के बाजू और इसकी टांगें तोड़ो और इसको आग में डाल दो, और आग इतनी जलाओ कि ये जल जाएं। उस ढांचे के दोनों बाजू और टांगें तोड़ दी गईं, और उसको आग में इतना जलाया गया, इतनी लकड़ियां जलाई गई कि उनको जला दिया गया। 21वें दिन के बाद उसने कहा वो जो जिंदा मुर्दा इंसान के टांगें और बाजू जो थे, जिन पे स्किन भी है, जो कटवा के वो लाए थे अस्पताल से, अब उस ढांचे के इर्द गिर्द वो रख दो। अब वो जो ढांचा था, अब अंदाज ऐसे था कि सहन के अंदर दरमियान में एक जगह थी, बड़ा सा गोल दायरा था जिसके ऊपर वो बैठता, उसके आगे उसका चूल्हा रखा होता जिसके अंदर वो सफूफ डालता, पाउडर डालता, लुबान डालता। आगे एक जगह पे उस दायरे के अंदर वो ढांचा रखा था। अब वो ढांचे के बाजू और टांगे तो जल चुकी थी, अब उसकी जगह पे एक इंसान के बाजू और टांगे थी, और एक साइड की पूरी खुदाई हो चुकी थी। अब फिर से पढ़ाई शुरू हुई, वो पढ़ता गया, और फिर एक टाइम आया, उसने कहा इस पूरे ढांचे को उठा के आग के अंदर डाल दो, इन बाजुओं को भी, ढांचे को भी, खोपड़ी बाहर रहने दो। उस ढांचे के नीचे वाले धड़ को, जिसके बाजू और टांगे इंसान की थी और बाकी धड़ सिर्फ हड्डियों का था, उसको उठा के आग के अंदर डाल के, मट्टी का तेल डाल के, लकड़ियां डाल के उसको आग लगा दिया गया। अब दूसरी सिमत की खुदाई शुरू हो रही थी। अब उस खुदाई में उसने हुक्म दिया कि अब अनवर खान भी खुदाई में साथ देगा, जाके जल्दी से खुदाई हो, किसी राज भी किसी को पता न लगे। अब अनवर खान भी और मुरीद हुसैन भी दोनों सिमत में खुदाई करते थे, गोल दायरे को छोड़ देते थे। वो बैठ के पढ़ता था, लुबान फेंकता रहता था। खान था, कभी काम तो किए नहीं थे, लेकिन फिर भी हाडी बाडी थी, गाँव के लोग होते हैं, इनके अंदर वो होती है। दोनों खान भी, सरदार भी और मुलाजिम भी खुदाइयाँ कर रहे थे। इधर भी खुदाई हो गई, इधर भी खुदाई हो गई। अब काफ़ी दिन हो गए थे, काफ़ी बड़ी बड़े सहन के गढ़े बन गए थे, बड़ी खुदाई हो गई थी। एक दरमियान वाला पीस जो था, जिसके अंदर गोल सर्कल था, वो बैठा हुआ था, और उसने कहा आज फाइनल करना है। उन्होंने कहा जी कैसे? उसने कहा वो जो खून मंगवाया गया था, जो खानदान का खून है, अब वो खून लेके आओ। उसके अंदर उस आमिल का भी खून था, खानदान के बाकी लोगों का भी खून था,
एक खोपड़ी बच गई थी, बाकी पूरे को जला दिया गया था। उसने कहा, एक बकरी का काला बच्चा, बड़ी बकरी नहीं, छोटी बकरी का काला सा बच्चा जो बिल्कुल काला हो वो लेके आओ। पहले से वो कह चुका था ऐसा सामान जो गांव के लिए तो बड़ा आसान होता है, ये मुश्किल सामान उसने पहले मंगवा लिया था। वो बकरी का बच्चा लाया गया और उन्होंने कहा, वो पहले समझा देता था दोनों को कि आज रात को ये करना है, मैं जब पढ़ते पढ़ते तुम्हें इशारा करूंगा तो इस बकरी के छोटे से बच्चे को छुरी फेरेगा अनवर खान और उसके बाद मुरीद हुसैन उसकी बाकी गर्दन को अलग कर देगा काट के, और उसकी जो कटी हुई गर्दन है वो आग में डाली जाएगी और उसका भी खून जमा किया जाएगा। जो खानदान का खून है, इसी बकरी का थोड़ा सा खून खानदान के खून में भी शामिल करके बकरी का जितना भी खून जमा होगा वो आग के अंदर डाला जाएगा। अब हम फाइनल उसकी तरफ जा रहे थे कि जब हम खजाने को पाने वाले हैं। ऐसा ही किया गया उस रात। अब रास्ता सिर्फ एक ही था, वो जो गोल सर्कल सा बना हुआ था। लेफ्ट पे भी खुदाई थी, राइट पे भी खुदाई थी, और इतनी खुदाई हो गई थी कि एक इंसान पूरा खड़ा हो सकता था। यानी कि आप कह लीजिए कोई 6 फुट तक खुदाई लेफ्ट और राइट हो चुकी थी। दरमियान वाली एक जगह सिर्फ गोल दायरे में छोड़ दी गई थी और उसके में भी एक रास्ता था गोल दायरे तक, परली साइड खाली थी। अब बकरी को उन्होंने कहा, जी कहाँ करना है? उसने कहा, इसी जगह पे जहां मैं लुबान लेके बैठता हूं, पहले मैं लुबान लेके अपना अमल करूंगा और उसके बाद ये चूल्हा यहां से हटा दिया जाएगा, यहीं पे अमल किया जाएगा। उन्होंने ऐसा ही किया। बकरी को लेके वो दोनों वहां पे मौजूद रहे। खुदाई पूरी हो चुकी थी और वो पढ़ता रहा। पढ़ने के बाद जब वो वहां से उठा, उसने अपना सामान उठा लिया, तो वहीं पे बकरी को लिटा के वो खड़ा होकर पढ़ता रहा। और अनवर खान ने पहले उसको काटा, बकरी की गर्दन को, खून जमा किया गया और उसके बाद बाकी गर्दन को मुरीद ने अलग कर दिया। खून जमा हो चुका था। पढ़ते 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 उसने उसी खून के अंदर हाथ डाला और उसमें से बकरी के खून में से थोड़ा सा हाथ निकाला, खून निकाला अपनी हथेली पे, इस पे पढ़ता रहा और उसके बाद उसने उसके ऊपर फूंक मारी और उस खून को, अपनी हथेली को उलट दिया उस खून के अंदर जिसमें पूरे खानदान का खून शामिल था। और जो उसके बाद वो वर्ड बोल रहा था वो कोई शैतानी वर्ड थे, उसमें शैतान का लफ्ज भी आता था जो उनको समझ आ सका। खोपड़ी को उसके अंदर डाल दिया गया और उसने कहा, इस बकरी को उठा के इस कमरे की छत पे फेंक दो, ये गोश्त उनके हवाले। उस बकरी की खोपड़ी को जला दिया गया। खून अभी तक उसके हाथ में था और बकरी के बाकी हिस्से को दोनों ने मुश्किलों से पकड़ के उस कमरे की, जो 2 कमरे बने थे, उनकी छत पे डाल दिया। और उसके बाद उसने कहा, अब मैं भी खुदाई करूंगा। आज रात जो हम अमल करेंगे उसमें फाइनल होगा। मेरा तजर्बा तो यही कहता है, मेरा इल्म यही कहता है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक ज़रूरत पड़ गई तो फिर शायद एक आखिरी कुर्बानी देनी पड़े, वरना सब नॉर्मल है और हम देग तक पहुंच जाएंगे। मट्टी का तेल बहुत ज़्यादा तैयार रखना, जब मैं कहूं तो इसको फेंक के आग लगा देना। मट्टी का तेल, माचिस, सारा कुछ तैयार कर लिया गया। काफ़ी माचिसें रख दी गई। उसने उसी गोल दायरे के ऊपर खड़े होके वो जितना भी खून जो फैमिली का था, जिसमें बकरी का भी शामिल हो चुका था, आज रात को जब दाखिल हुए तो वो खून उसके हाथ में था। वो बर्तन जो था उसके हाथ में था। थोड़ा थोड़ा तो फैमिली का खून था, बकरी का उसने वो भी हथेली पे लेके डाला था। उस मिट्टी के बर्तन को लेके उसी गोल सर्कल के बीच में खड़ा हो गया। कुछ पढ़ता रहा और उसको पढ़ते अपने हाथों को अपने सर से ऊपर ले गया, सर से ऊपर लेके गया। उस मटके को अपने सर के ऊपर लेके खड़ा होकर पढ़ता रहा। आज वो बहुत ऊंचा पढ़ रहा था, यहाँ तक कि जब उसने पढ़ लिया तो वहीं से मटके को नीचे लाया और खून उसी जगह पे थोड़ा नीचे डाल दिया और अपने हथेली में लेके, जिस तरह छींटे मारे जाते हैं पानी के, ऐसे हथेली में लेके इधर भी लेफ्ट साइड पे भी छींटे मारे, राइट साइड पे भी छींटे मारे। गोल दायरा जो था थोड़ा वो डाल रहा था, गोल दायरे के अंदर भी छींटे मारे। हर जगह पे उसने खून के छींटे मार दिए और जो बाकी बच गया उस पूरे को उंडेल दिया उसी गोल जगह के ऊपर। और उसके बाद सजदे में गिर गया और उन दोनों को भी इशारा किया, सजदे में गिर जाओ।
उन दोनों ने जिस अंदाज में खड़े थे, मुंह परली साइड पे किया जिस साइड पे आमिल का मुंह था, तो वो बोला नहीं, इसी की सिमत। और उन दोनों ने भी ना चाहते हुए भी मुकम्मल करना था, वरना इतना कुछ कर चुके, अधूरा क्या करते। लेकिन अनवर खान के अंदर भी कुछ अजीब सा हो रहा था। मुरीद खान भी लालच में था, लेकिन दोनों को शायद अजीब सा लग रहा था सजदे करते हुए। लेकिन उन दोनों ने उसी सिमत सजदा किया। और अब वो कैसे कर रहा था, अपने हाथ नीचे लेके जाता सजदा करके, फिर ऊपर लेके आता, फिर यूं नीचे सजदा करता, ऊपर लेके जाता, फिर सजदा करता। और शैतान शैतान को इस तरह पुकार रहा था। नाम भी उन्होंने कहा, शैतान का मैं यहां पे नहीं लूंगा। वो भी अब इसी तरह मजबूर हो गए, करते रहे। और जब ये कर लिया गया तो उसने कहा, कल इसी जगह की खुदाई होगी, तैयार रहना, तुम दोनों के हाथ में मट्टी का तेल होगा, और मैं जब कहूंगा कि ये तेल मट्टी का फेंक के आग लगानी है। और अगली रात जब वो लोग रवाना हो रहे थे, आज सिर्फ इस एरिया को खुदाई करनी थी, और आगे क्या होना था कोई नहीं जानता था। वो तीनों पहुंच गए। आज उसी आमिल ने उसी जगह की खुदाई करनी शुरू कर दी जहां वो पड़ता था, गोल दायरा बन चुका था। उसने खोदना शुरू किया। एक लेफ्ट साइड पे मुरीद हुसैन, राइट साइड पे अनवर खान मट्टी के तेल की बोतलें और माचिसें पकड़ के खड़े थे। और वो खुदाई करते 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 मट्टी जब पूरी हटा चुका, तो वाकई नीचे जब उसने जमीन पे खुदाई की तो एक सामने बर्तन नजर आना शुरू हो गया कि लोहे की किसी चीज से वो टकराया है। और उसने खुदाई करते 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 बड़ी तेजी से खुदाई कर रहा था, और उसके जिस्म पे ऐसे लगता था वो सूखा सा काला सा, इसके वजूद में ताकत नहीं होगी। लेकिन उस वक्त उसके अंदर एक शदीद ताकत आई हुई थी। इतनी तो मुरीद हुसैन और अनवर खान के अंदर भी ताकत नहीं थी, जो गांव के बंदे थे, जो उसके अंदर ताकत थी कि उसने खोदते खोदते पूरी देग को इस अंदाज में खोद दिया कि अब पूरी देग नजर आ रही थी, बाकायदा मट्टी से हट चुकी थी, पुरानी जस्ट एक बनी हुई देग। लेकिन उसके ऊपर एक जिस तरह ढक्कन होता है, गोल सा ढक्कन था, और उसके ऊपर ताला लगा हुआ था। उसी खोपड़ी को जो अभी तक वो बचा चुका था, जिसके ऊपर वो खून डालता रहा था, उसी खोपड़ी को उसने पकड़ा और उसी खोपड़ी के साथ उस ताले को तोड़ना शुरू कर दिया। अभी तक वो खोपड़ी सिर्फ बची हुई थी, बाकी सब कुछ इस्तेमाल हो चुका था। उसी खोपड़ी के साथ उसने ताले को तोड़ना शुरू कर दिया। इतनी मजबूत थी वो खोपड़ी, वो भी देख के हैरान हो गए कि ताला खोपड़ी से टूट गया। और जैसे ही ताला टूटा, खोपड़ी भी टूट चुकी, दो टुकड़े हो गई। और उसने कहा, तैयार रहना। इससे पहले कि वो ढक्कन खोलता, उसने कहा, मट्टी का तेल डाल दो। अब वो दोनों परेशान थे। मट्टी का तेल थोड़ा थोड़ा डाल दिया गया। उसने कहा, बस काफी है। और उसने जैसे ही ढक्कन खोला, तो ढक्कन खोलते ही अंदर से काले स्याह सांप इतनी तेजी से बाहर आए कि वो भी डर गया और छलांग मार के ऊपर चढ़ गया। ये क्या है? उसने कहा, मट्टी का तेल फेंको। मट्टी का तेल उन्होंने फेंका और फौरी तौर पे आग लगा दी गई। लेकिन देखते ही देखते उस देग के अंदर से इतने सांप निकल आए थे, इतने सांप निकल आए थे, इतने सांप। ऊपर 6 फुट ऊंचा था, ऊपर नहीं चढ़ पा रहे थे, लेकिन नीचे लगता था भर गया है। और मट्टी का तेल इतना ज्यादा डाल दिया गया, जितनी बोतलें थीं वो सारी खाली कर दी गई। आग पे आग लग गई। लकड़ी तो थी नहीं, कच्चा मकान था कि साइडों पे लगती, लेकिन उस एरिया के अंदर आग भर गई। लेकिन इतने सांप वो देख के उनकी जान निकल गई। वो तीनों तकरीबन, वो आमिल भी दौड़ा और वो भी तीनों, दोनों बाहर आ गए। आमिर बहुत उलझा हुआ था, परेशान था। कहा, रुको, मैं नहीं सोच सकता था इतने ज्यादा सांप होंगे, क्योंकि मेरे जहन में था एक या ज्यादा से ज्यादा 2 सांप निकलेंगे जो रखवाली के लिए होंगे। क्योंकि जब मैंने अमल किया था, मुझे पता लग गया था सांप हैं, जो जिन हैं, जो सांपों के रूप में यहां पे रखवाली कर रहे हैं। लेकिन ये तो 1 या 2 नहीं, ये तो बहुत ज्यादा हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मट्टी का तेल हम डाल आए हैं, आग लगाए हैं, सारे जल जाएंगे। जितने निकलते जाएंगे उतने जल जाएंगे। थोड़ी देर वो इंतजार करते रहे और इस तरह वो देखता रहा अंदर जा जाके, जैसे आग बुझ जाए। और उसने देखा आग बुझ गई है, कहता आओ मेरे साथ। और वो जैसे ही अंदर गए तो उन्होंने देखा, देग के ढक्कन में से, जो पूरा नहीं खोला गया था, थोड़ा ही उठाया गया था, ताला तोड़ा गया था, थोड़ा ही ढक्कन उठाया गया था और सांप निकलना शुरू हो गए। तो उन्होंने देखा आग बुझ गई है, कहीं कहीं थोड़ी सी आग है, कई सांप जले पड़े हैं, लेकिन अभी भी सांप ही निकल रहे थे, काले स्याह सांप ही निकल रहे थे, काले स्याह सांप ही निकल रहे थे। एकदम उसकी आंखों में चमक आई और कहता है, जगह छोड़ दो, जितनी जल्दी हो सके जगह छोड़ दो, आ जाओ मेरे साथ। अनवर खान, मुरीद
और वो काले शाह आमिल बाहर तो आ गए थे, लेकिन अनवर खान डर रहा था कि इतने सांप ये तो मेरे गांव को खा जाएंगे। उसने कहा, पीर जी ये तो बहुत ज्यादा सांप है, ये तो पूरे गांव के लिए तबाही है। उसने कहा नहीं, इस घर से बाहर नहीं आ सकते, इस घर को दायरा कड़ा है, जिस मिट्टी को खोदा गया है 6 फुट नीचे गहराई है, इससे बाहर भी नहीं आ सकते। घर तो दूर की बात है, परेशान मत हो, ये इसी के अंदर ही रहेंगे। लेकिन वो उलझ गया था। वो जब सोने के लिए पहुंचे तो आज सोने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। उन्होंने कहा, जी आज तो हमारी फाइनल रात थी, हमने देख ली, ताला टूट गया, लेकिन अंदर इतने सांप, क्या हुआ है, अब क्या होगा? आमिल बोला, आज शायद वही करना पड़ेगा जो मैंने कहा था, ऐसा ना हो तो बेहतर है। लेकिन ये जितने सांप निकल आए हैं, कहीं ना कहीं कोई गलती जरूर हुई है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। हम बिल्कुल करीब पहुंच के फंस गए हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। अब इसका सिर्फ एक राह है, ये पूरी देख जो सोने जेवरात से, हीरे जेवरात से, सोने से भरी हुई है, ये हम तीनों की है। लेकिन ये अब तब तक नहीं मिल सकती जब तक हम एक काम नहीं करेंगे। और वो काम, अनवर खान की तरफ इशारा करके बोला, आपको करना है। उसने कहा, बोलिए, हुक्म कीजिए, मैं हाजिर हूं। उसने कहा, एक जान की बलि चढ़ानी होगी। जी क्या कह रहे हैं? मैंने कहा, हां तुमने सही सुना है, एक मासूम जान की बलि चढ़ानी होगी। ये पूरा कबीला है और वो अपने सांपों को जला चुके हैं और मजीद आ रहे हैं, और ये सब आंखों का धोखा है। वो सोने हीरे जवाहरात को छुपा रहे हैं, ये जल नहीं रहे, ये मर नहीं रहे, ये मुझे उन्होंने दिखाया है। अगर एक छोटे मासूम बच्चे की हम बलि चढ़ा दें तो उसके बाद कोई भी नहीं बचेगा, उसी का खून और उसी का वजूद जब हम इसके ऊपर फेंक देंगे तो फिर ये सब हमारा। अनवर खान की आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं और वो अपनी एक कंडीशन में, जिस तरह वो सोने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था, और बोला, बस अनवर खान, तुम्हें अपने 8 महीने के बच्चे की कुर्बानी देनी होगी। उन्होंने लफ्ज कुर्बानी इस्तेमाल किया, मेरे मुंह से बलि निकल गया है कि हमें कुर्बानी देनी होगी। और उसने जैसे ही कहा कि तुम्हें अपने 8 महीने के बच्चे की कुर्बानी देनी होगी, उसकी गर्दन काट के उसका खून डालना होगा, तो अभी उसकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी, अनवर खान ने इतने जोर का थप्पड़ उसके मुंह पे मारा कि वो सोच भी नहीं सकता था। और उसी वक्त अनवर खान ने अपना जूता उठाया और उसको मारना शुरू कर दिया। वो भाग रहा था कमरे में इर्द गिर्द अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन अनवर खान पागल हो चुका था और मुरीद हुसैन से बोला, अब भी भाग, मेरी बंदूक लेके आ। वो सरदार था, उसको पता था वो जनून में आ चुका है, और मुरीद हुसैन समझ गया। उसने कहा, मैं खान साहब अभी लेके आया। और उधर उसको पता लग गया काले को कि भाई ये मारेगा मुझे, और जिस तरह उसको मार रहा था और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, उधर वो उसकी बंदूक लेने गया, और उधर वो पीर जो आमिल बना हुआ था कमरे से बाहर निकला, उसको पकड़ता रह गया, पकड़ो। लेकिन उस वक्त मुलाजिम तो नहीं थे, सारे सोए थे, वो अकेला रहता था। उस वक्त मुलाजिमों को दूर रख रहे थे, आमिल के सामने नहीं ला रहे थे। और इतनी देर में मुरीद हुसैन भी बंदूक लेने गया था, और इतनी देर में वो भागा, उसके काफ़ी पीछे भागता रहा, लेकिन वो निकल गया। उसको पता लग गया था ये मुझे मार देंगे। और जब वो चला गया, वो उधर से बंदूक लेके आया, अनवर खान टूटे हुए दिल के साथ, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, उसकी आंखें लाल सुर्ख थी, वो बैठा हुआ था। उसने कहा, लालच बुरी बला है, मेरा कलेजा फाड़ के रख दिया इसने। ये क्या कहा है इसने? हाँ माना, मुझे हमेशा ख्वाहिश थी, हम अभी भी बहुत कुछ करते हुए मेरा दिल बहुत ख़राब हो रहा था, लेकिन ठीक है, हम कर गए। किसी इंसान को तो नहीं किया, जो मर गए थे उनके हम ले आए, वो भी हमने गुनाह किया, अल्लाह हमें माफ़ करे, लेकिन फिर भी मेरे दिल में तकलीफ होती थी, हम क्या कर रहे हैं। और वो हमें झुकने के लिए कहता था, बेगैरत, तो उसको बुरा भला और बहुत बुरा भला कह रहा था, बहुत गालियां दे रहा था कि मेरे हाथ है और इसको ढूंढो, मैंने इसको मारना है। मुरीद हुसैन समझदार था और समझ गया था खान को बात जो थी वो थी भी ऐसी। उन्होंने कहा, खान साहब ठंडा करें अपने आप को, पाँव में पड़ गया, ठंडा करें अपने आप को। खैर मुश्किलों से उसको ठंडा किया, नॉर्मल किया। और उसने कहा, मुरीद हुसैन, कोई दौलत नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, अगर ऐसा करके दौलत मिलती है तो लानत है जिंदगी पे। उसने बहुत सी तल्ख जुमले बोले और कहा, अभी वापस चलो, अभी उसको सारी मट्टी को वापस डालो, मुझे नहीं चाहिए दौलत, मैं लानत भेजता हूँ ऐसी दौलत पे।
वो पागल सा हो चुका था। और मुरीद हुसैन बोला, सर मैं भी यही चाहता हूं उधर ही चलें कि ये कहीं वहीं ना गया हो, ये शैतान है। वो दोनों चलते हुए वापस उधर गए, और जब उधर गए तो वाकई मुरीद हुसैन का शक सही निकला। उन्होंने दूर से देख लिया था कि वो अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये गाड़ी पे गए थे, वो हो गया था, लेकिन अभी घर से काफी दूर था वो, और उसी रास्ते की तरफ जा रहा था कि वो अंदर घर की तरफ जा सके। और उसने देखा जब गाड़ी आ रही है तो उसी वक्त उसने दौड़ लगा दी। वो डर गया, समझ गया कि मुझे मार देंगे, और वो जो बंदूक थी वहीं पे रह गई थी। अगर वो कहते हैं वहीं उसके अनवर खान के हाथ में होती उसको मार देता। खैर वो जैसे कैसे अंदर पहुंचे। अंदर कोई देग नहीं थी, आग जरूर लगी हुई थी, कोई सांप जला हुआ नहीं था, कुछ भी नहीं था। ऐसा लगता था कि सब कुछ ऐसा है कि खुदाई करके किसने छोड़ दी है और किसने मिट्टी का तेल डाल के आग ही आग लगा दिया। जले हुए निशान थे, लेकिन कोई देग वगैरह नहीं थी। और अभी तक आमिल भी नहीं पहुंच सका था कि कहा जाता कि वो लेके गया है या वो खाली हाथ भागा था। उसी वक्त अनवर खान ने कहा, फेंको इसके ऊपर मट्टी। मुरीद हुसैन ने मट्टी फेंकनी शुरू कर दी। अनवर हुसैन ऐसी जज्बात में था, गुस्से में था, उसने सारी मट्टी फेंकनी शुरू कर दी। मट्टी फेंकते फेंकते बोला, जा बाकी मुलाजमों को लेके आ। उन्होंने कहा, हजूर हाथ जोड़ के कहा, आप छोड़ दें, आप हुक्म करें, आप छोड़ दें, मैं करा लेता हूं। उसने कहा, ट्रैक्टर मंगवाओ, इस पूरे मकान को गिराओ और इस मट्टी को बंद कर दो, मुझे ये मकान ही नहीं चाहिए। उसके अंदर ऐसा कुछ आग लग गई थी, ऐसा कुछ हो गया था, अल्लाह की तरफ से हुआ या जो हुआ। वाकई ट्रैक्टर बुलवाया गया, और ट्रैक्टर बुलवा के मुरीद हुसैन ने खुद ट्रैक्टर चलाया, किसी के ताकि शक भी ना पड़े। और उसने क्या किया, ट्रैक्टर लेके आया, पूरी जो साइड पे दीवार बनी हुई थी, पूरी दीवार को ट्रैक्टर से तोड़ा और अंदर गिरा दिया। दूसरी दीवार को तोड़ा, अंदर गिरा दिया। काफी हिस्सा उस दीवार से ही भर गया था। उसके बाद उसने ट्रैक्टर से मिट्टी डालनी शुरू की, और इस अंदाज में कि काफ़ी भर गया। तो उसके बाद बाकी मुलाजमों को बुलाया गया और कहा कि यार भर दो। फिर किसी को शक भी नहीं हुआ, आग भी जो थी वो मिट्टी से भर गई थी, कि खोदा गया है और इसको बंद किया गया है। और खान जो था वो सरदार था वहाँ का, उसको कौन पूछ सकता था, वो साइड पर खड़ा हुआ था, गाड़ी में बैठा हुआ था, और मुलाजमों ने सारा उसको भर दिया। कमरे भी गिरा दिए गए, और उस कमरे की छत से मरा हुआ बकरा जो मिला था, जिसका बाकी धड़, उसमें से काफी गोश्त गायब था, जैसे किसी ने नोच नोच के उसका गोश्त खा लिया हो। मुलाजमों ने आके सरदार को बताया कि जी देखें, कौन पता नहीं पागल कोई ऊपर मरा हुआ बकरा भी डाल गया, उसका गोश्त भी नोचा गया। सा जगह जगह से लगता है कोई परिंदे या जानवर पता नहीं गोश्त नोच गए उसका। वो चुप रहा। उसका मलिया मेट करके उसने कहा, इसको इस अंदाज में बंद कर दो कि दोबारा इसकी तरफ कोई कोशिश भी ना कर सके और दिमाग भी ना जा सके। और वाकई उसको कहते हैं, ट्रैक्टर के साथ हल चला के इस तरह ज़मीन का हिस्सा बना दिया गया कि याद भी ना रहे यहाँ पे क्या था। और उसके बाद वहाँ पे बाकायदा वक्त के साथ फसल उगा दी गई। लेकिन कितना अरसा अनवर खान अल्लाह से माफ़िया मांगता रहा। वो नमाजी परहेजी बंदा नहीं था, लेकिन कहते हैं उसके बाद वो ऐसा नमाजी परहेजी हुआ कि उसने दाढ़ी रख ली, उसकी ज़िंदगी ही पूरी बदल गई। वो एक ऐसा नेक शख्स बन गया, उसके अंदर जितनी भी बुराइयां थीं, अयाशियां थी दोस्तों के साथ, वो सारी ख़त्म हो गई। और काफ़ी अरसा वो खामोश रहा, दाढ़ी में रखा, और उसके बाद बाकायदा वो चिल्लों पे जाना शुरू कर दिया उसने। वो चिल्ले लगाने के लिए तबलीग के काम पे जाता, कहते हैं बहुत नेक बन गया। लेकिन ये कहानी छुप नहीं सकती। जब इतने खौफनाक वाक़े हो जाते हैं तो फिर ये छुपते नहीं हैं। मुरीद हुसैन हमेशा उनके पास, लेकिन कहीं ना कहीं से ये वाक़या जो आपकी ज़िंदगी को बदलता है, लीक ज़रूर हो जाता है, पता लगने वालों को लग जाता है। इस वाक़ये से बहुत ज़्यादा लोग वाकिफ़ नहीं हैं, लेकिन गिनती के कुछ करीबी तरीन लोग हैं जो इस वाक़ये से वाकिफ़ हैं। आपको इसलिए बताया है कि लालच बुरी बला है। उसको खुदा ने हिदायत दे दी, अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमाए। अगर शायद उसकी जगह पे कोई और होता तो वो ये भी कर गुरता, या हो सकता है बच्चे के बाद कोई और फरमाइश कर देता। लेकिन जिस तरह उन्होंने सजदे किए और जो कुछ किए, अल्लाह उनको माफ़ फरमाए। कभी भी ख़जानों के पीछे हाँ में नहीं मिलानी चाहिए कि निकालने वाला कहे मैं ये करूँगा और तुम लोग तैयार हो तो आपको आगे से हाँ नहीं कहनी चाहिए, वरना कुछ ज़िंदगी में ऐसा भी हो सकता है जिसका पछतावा मरते दम तक आपके साथ रहता है।